फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद विधि। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम राजन सीरीज कर रहे हैं डीएलएड यानी कि आपका बीटीसी के लिए इम्पोर्टेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन द्वितीय प्रश्न पत्र होता है आपका चतुर्थ सेमेस्टर का, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर का हम पढ़ रहे हैं आज शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अति लघु प्रश्न। जिन्होंने अभी तक हिंदी, इंग्लिश, साइंस और आपका सोशल साइंस इन सब की क्लासेस नहीं देखी हैं, तो जल्दी से जाकर पहले वो देखिए, इसके बाद जाकर देखिएगा। पहले नहीं देखना है, इसके बाद जाकर देख लीजिएगा। एमसीक्यू सीरीज लगभग कंप्लीट हो चुकी है आपकी फोर्थ सेमेस्टर की, और ये मैंने लेटेस्ट अभी पढ़ाया है आपको। आपके एग्जाम समीप हैं और उम्मीद करूंगी आप सभी ने जल्दी से लाइक कर दिया होगा और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज गाइस रिक्वेस्ट है आप सबसे, कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन में। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ इन सब बातों में, मुझे पढ़ाने पर फोकस करना होता है, अदरवाइज चीजों पे नहीं फिलहाल तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पीटीए अभिभावक शिक्षक संघ, कलर चेंज कर ले, बिल्कुल कर लेते हैं। बताइए जल्दी से कौन सा करें। पिंक, पिंक गर्ल्स वाला ज्यादा ही हो जाता है ना, आज करते हैं हम ऑरेंज कर लेते हैं, येलो लेते हैं। पीटीए अभिभावक शिक्षक संघ अथवा एमटीए मार्च शिक्षक संघ की बैठक कब सुनिश्चित की गई? तो आपका आंसर है प्रत्येक माह के किसी शनिवार या रविवार को। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, पीटीए अथवा एमटीए के सदस्यों का वर्गीकरण कीजिए। अध्यक्ष अभिभावकों में से उपाध्यक्ष प्रधान अध्यापक या प्रधान अध्यापिका, मंत्री शिक्षक सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यालय श्रेणीकरण क्या है? जिस प्रकार, आंसर है आपका, जिस प्रकार बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है, उसी प्रकार विद्यालयों में बच्चों की शैक्षिक समाप्ति स्तर के मापन के आधार पर विद्यालय श्रेणीकरण की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालय श्रेणीकरण की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विद्यालयों में बच्चों का नामांकन तथा ठहराव बनाने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। विद्यालय अपनी गुणवत्ता में लगातार संवर्धन करे, इसके लिए विद्यालय से संबंधित सभी क्षेत्र एवं कार्य का अनुश्रवण कर श्रेणीकरण करने की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो आपका 1995 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आपके 41 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था? तो आपका वर्ष 2004 में। क्वेश्चन नंबर 8, सर्व शिक्षा अभियान का गठन किस वर्ष हुआ? तो आपका 2001 में। एनसीईआरटी की किन्हीं 4 इकाइयों के नाम बताइए। तो आपका पहला है राज्य शिक्षा संस्थान, दूसरा है आपका राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, तीसरा है आपका राज्य हिंदी संस्थान, फोर्थ है आपका ओंगल भाषा शिक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, किन्हीं 5 विद्यालय अभिलेखों के नाम लिखिए। विद्यालय अभिलेख है आपका अध्यापक उपस्थिति पंजिका, नेक्स्ट है आपका सेकंड छात्र उपस्थिति पंजिका, थर्ड है आपका पत्र व्यवहार पंजिका, फोर्थ है आपका छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, फिफ्थ है आपका ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका। क्वेश्चन नंबर 11, छात्रों से संबंधित विद्यालय अभिलेखों के नाम बताइए। तो आपका एमडीएम पंजिका, सेकंड है छात्र उपस्थिति पंजिका, थर्ड है आपका यूनिफॉर्म वितरण पंजिका, फोर्थ है आपका छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, फिफ्थ है आपका निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका। 12 पर आते हैं हम, विद्यालय प्रबंधन से संबंधित किन्हीं 3 समितियों के नाम बताइए। पहला आपकी समिति है ग्राम शिक्षा समिति, सेकंड आपकी शिक्षक अभिभावक संघ, थर्ड है आपकी मार्च शिक्षक संघ। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यालय विकास अनुदान के लिए कितनी धनराशि वार्षिक देय है? तो आपकी प्राथमिक विद्यालय के लिए 5,000 वार्षिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 7,000 वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 14, विद्यालय रख रखाव के लिए कितनी धनराशि देय है? तो आपकी 7,500 रुपए वार्षिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए कितनी धनराशि देय है? तो आपकी 400 रुपए प्रति छात्र प्रति वर्ष निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए प्रत्येक बच्चे को एक जोड़ी गणवेश दिए जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, टीएलएम के लिए प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक शिक्षिका को कितनी धनराशि दी जाती है? तो आपका 500 रुपए दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों के छात्रवृत्ति के रूप में कितना धनराशि दी जाती है? तो आपका कक्षा 1 से 5 तक 300 रुपए वार्षिक,
कक्षा 6 से 8 तक आपका 480 रुपए वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 18, विद्यालय प्रबंध समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आपके 15 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यालय प्रबंध समिति में कुल कितने अभिभावक सदस्य होते हैं? तो आपके 11 अभिभावक सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं हम। विद्यालय प्रबंधन समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 11 अभिभावक सदस्य हैं। शेष 4 सदस्यों के नाम बताने आपके कौन है। तो देखिए, पहला आपका विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधान अध्यापिका है, पदेन सचिव। फिर है आपकी लेखपाल। फिर है आपके थर्ड मिडवाइफ होती है आपकी एएनएम। फोर्थ है आपका प्रधान द्वारा नामित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 21, विद्यालय प्रबंध समिति में कितने प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए? तो आपकी 50% होनी चाहिए। नेक्स्ट 22, विद्यालय प्रबंध समिति में अभिभावक सदस्यों का आरक्षण बताइए। विद्यालय प्रबंध समिति में 50% महिलाएं होती हैं। एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बालक के माता पिता अभिभावक सदस्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 23, विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 24, आरटीई अधिनियम कब बना? तो 2009 में बना था। क्वेश्चन नंबर 25, आरटीई 2009 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम उत्तर प्रदेश में कब से लागू हुआ? तो जुलाई 2011 से हुआ। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के किस राज्य में आरटीई 2009 लागू नहीं है? तो आपका जम्मू कश्मीर में। ये क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में आरटीई कब से लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से। क्वेश्चन नंबर 28, आरटीई 2009 के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए? तो आपका प्राथमिक विद्यालय हेतु 200 कार्य दिवस होंगे और उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 220 कार्य दिवस होंगे। क्वेश्चन नंबर 29, आरटीई 2009 के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में कुल कितने घंटे शिक्षकों को पढ़ाई सुनिश्चित कराना है? तो प्राथमिक विद्यालय हेतु 800 घंटे और उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु आपके 1000 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें। क्वेश्चन नंबर 30, विद्यालय प्रबंध समिति के कार्य दायित्व बताइए। तो आपका देखिए कार्य दायित्व कौन से है? आरटीई 2009 के अधिकार कानून को आसपास के लोगों को बताना। सेकंड बताया गया आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को के नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करना। थर्ड है आपका सभी अध्यापक और छात्र विद्यालय में समय पर नियमित रूप से आए, यह सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 4, उपस्थिति और सीखने की प्रगति के बारे में शिक्षक एवं छात्रों को बताना। फिफ्थ बताया 3 साल के लिए विद्यालय विकास की योजना बनाना। 6 से आपका विकलांग बच्चों को नामांकन कराना। 7 है ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 8, विद्यालयों में निर्माण संबंधी, रख रखाव संबंधी कार्यों तथा यूनिफॉर्म वितरण का संपादन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? नाम बताइए। तो आपका पहला है प्रजातांत्रिक प्रबंध। सेकंड है आपका आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण। थर्ड है आपका लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण तथा योजना। फोर्थ है आपका अविधायक निरीक्षण। नेक्स्ट पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 32, प्रजातांत्रिक प्रबंध से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, प्रजातांत्रिक प्रबंधन प्रभावपूर्ण एक सेकेंड गाइस। प्रजातांत्रिक प्रबंधन प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रजातांत्रिक प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित सभी मानवीय संसाधनों को कुशलतापूर्वक उनके कार्य दायित्व को बताते हुए विद्यालय के संचालन को सुनिश्चित करना आता है। देखिए, विद्यालय के प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वे अभिभावक यानी कि पेरेंट्स को विद्यालय से जोड़े रखें, समय समय पर पीटीए कराते रहे, एमटीए की मीटिंग कराते रहे, जिससे विद्यालय का संचालन कुशलतापूर्वक होता रहे। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं हम। विद्यालय विकास योजना क्या है, समझाइए। गाइस, मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं पढ़ा रही थी, जिन्हें लग रहा हो फास्ट है थोड़ा स्लो कर लीजिएगा वॉइस को, और जिन्हें लग रहा हो मैं थोड़ा कम फास्ट पढ़ा रही हूँ तो वो फास्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 33 देखिए, यहाँ पर विद्यालय विकास योजना क्या है आपको समझाना है इसको। विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा अपने विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए 3 वर्षों के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे ही विद्यालय विकास योजना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपके अभिभावक सदस्य। क्वेश्चन नंबर 35, मानवीय प्रबंधन
के घटक कितने घटक है? तो देखिए आपका 3 है, शिक्षक, बच्चे, समुदाय। नेक्स्ट है 36, प्रबंधन क्या है आपका, यानी कि एक तरीके से मैनेजमेंट क्या है। जैसे कि बहुत सारे लोगों की मदद से हम नियमों का पालन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे विभिन्न लोगों के सहयोग से प्राप्त संसाधनों की मदद से नियमों का पालन करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। अथवा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो व्यवस्थापक द्वारा संपादित की जाती है। यह किसी भी कार्य के संपादन का प्रथम तथा महत्वपूर्ण चरण है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। विद्यालय प्रबंध के अंतर्गत कितने सदस्यों का समन्वयन होता है? देखिए आपका पहला दिया है, 3 टाइप के होते हैं, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और आपका वित्तीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 38, प्राथमिक विद्यालय में टीएलएम हेतु कितनी धनराशि अध्यापकों को दी जाती है? तो आपका 500 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 39, विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विद्यालय प्रबंधन क्या है? विद्यालय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीमित समय में कम खर्च तथा सीमित संसाधनों द्वारा अधिकतम निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 40, मानवीय प्रबंधन क्या है? तो देखिए मानवीय प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक होते हैं, बच्चे, शिक्षक तथा समुदाय। मानवीय प्रबंधन वह प्रयास है जिसके अंतर्गत सभी घटक मिलकर एक संस्था के हित में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मानवीय प्रबंधन का उद्देश्य बताइए। तो देखिए मानवीय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि करना है। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिताएं आयोजित करना, जागरूकता रैली तथा नाटक आदि क्रियाकलापों का आयोजन करना भी मानवीय प्रबंधन का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, मानवीय प्रबंधन में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो देखिए पहला आपका बताया गया है, अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए गाइस आपका मैं दोबारा से बता देती हूँ क्वेश्चन। मानवीय प्रबंधन का उद्देश्य है, देखिए आपका क्या होता है, शैक्षिक गुणवत्ता, यानी कि आपकी जो टीचिंग्स है, आपको मतलब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं उसमें एक तरीके से वृद्धि करना है, गुणवत्ता उसके गुणों को बढ़ाना है। जैसे अतिरिक्त प्रतियोगिता आपके कॉम्पिटिशन्स करा के जागरूकता फैलाना होता है, रैली कराना, आपके नाटक कराना, प्ले करते हैं जैसे इस तरीके से आयोजन कराना भी मानवीय प्रबंधन का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें हम, मानवीय प्रबंधन में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? मानवीय प्रबंधन के सदस्यों को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि आपका अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट आपकी अपनी बात रखनी चाहिए। थर्ड आपका शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, प्रभावी शिक्षक के कौन कौन से गुण होते हैं? तो देखिए आपके कौन कौन से गुण होते हैं यहाँ पर, विषय का संपूर्ण ज्ञान होना, सेकंड आपका कार्य के प्रति समर्पण, थर्ड आपका अध्ययन की प्रवृत्तियां एवं जिज्ञासु होना, जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा होता कुछ। नेक्स्ट है छात्रों के प्रति प्रेम, स्नेह एवं सहानुभूति होना चाहिए, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में कुशल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, पीटीएम तथा एमटीए का पूरा नाम हिंदी में बताइए। तो देखिए पीटीए का नाम है पेरेंट टीचर एसोसिएशन, अभिभावक शिक्षक संघ। एम का नाम है आपका मदर टीचर एसोसिएशन, मातृ शिक्षक संघ। क्वेश्चन नंबर 45, बीआरसी का पूरा नाम क्या है? तो आपका बीआरसी का पूरा नाम है ब्लॉक संसाधन केंद्र। क्वेश्चन नंबर 46, डाइट का पूरा नाम क्या है? डाइट का पूरा नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 47, एनपीआरसी का पूरा नाम क्या है? तो न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं हम, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका इलाहाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 49, एससीईआरटी का पूरा नाम बताइए। राज्य शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। क्वेश्चन नंबर 50, एनसीईआरटी का पूरा नाम बताइए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। क्वेश्चन नंबर 51, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका 1981 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो आपका 1961 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, एससीईआरटी कहाँ स्थित है? तो आपका लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 54, एनसीटी का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 55, सीमैट का पूरा नाम क्या है? राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर है, सीमैट का गठन कब हुआ था? तो आपका 1995 में हुआ था।
क्वेश्चन है आपका, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। आपका एनपीआरसी के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो आपका संकुल प्रभारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका ग्राम प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 60, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? तो आपका प्रधान अध्यापक। क्वेश्चन नंबर 61, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? आपका इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 62, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो आपका देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिल्कुल इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 63, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 64, ओंगल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 65, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ स्थित है? आपका इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 66, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? आपका लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 67, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है? आपका लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 68, सीमेट कहाँ स्थित है? आपका इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 69, शैक्षिक भ्रमण क्या महत्व बताइए? भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि में भ्रमण अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 70, खेलकूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है? तो बिल्कुल आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक, राष्ट्रीयता आदि। क्वेश्चन नंबर 71, शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं का नाम लिखिए। तो देखिए बिल्कुल आपका है रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, पत्र व्यवहार रजिस्टर, सेवा पुस्तिका। क्वेश्चन नंबर 72, वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं? तो आपका है शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, रख रखाव रजिस्टर, कैश बुक, मिड डे मील रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 73, बीआरसी तथा एनपीआरसी में क्या अंतर है? बीआरसी ब्लॉक स्तर पर, एनपीआरसी आपका न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सार्वभौमिकरण से आज से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षक उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 75, उत्तर प्रदेश की राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 76, प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? तो आपका नियोजन है, संगठन है, निर्देशन है, मूल्यांकन है, नियंत्रण है, सामंजस्य है आदि। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 77, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? तो देखिए मुख्य अध्यापक का कमरा, विद्यालय कार्यालय, कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, विज्ञान कक्ष, भूगोल कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, छात्रावास, पुस्तकालय आदि। क्वेश्चन नंबर 78, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तो बालक शिक्षा समुदाय। क्वेश्चन नंबर 79, लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? सीखने का वह कोना जहां बैठकर बालक विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां करता है। क्वेश्चन नंबर 80, कक्षा में कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या का नाम बताइए। तो आपका रैनवो, कलरव, गंतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों के विकास के किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? तो आपका विषय सामग्री, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82, सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन सी समय सारणी बनाई जाती है? तो आपकी कक्षा अनुसार या अध्यापक अनुसार बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 83, बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। देखिए बच्चों से प्रोजेक्ट कराने की उपयोगिता आपको क्या करना होगा? बालक को आत्म प्रेरित कर कार्य हेतु प्रोत्साहित करना, बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 84, समय सारणी क्यों बनाई जाती है? समय सारणी के द्वारा स्कूल में काम के घंटे, अवकाश के समय, विद्यालय विषयों, शिक्षकों तथा उनके नाम, शिक्षकों के मध्य कार्य वितरण, विद्यालय परिसर में कक्षाओं की संख्या आदि का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 85, पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए। पर्यवेक्षण शब्द को अंग्रेजी में सुपरविजन कहा जाता है, जिसका अर्थ है उच्च दृष्टि, सुपर प्लस विजन, जो विद्वान विकास को गति प्रदान कर सके। उसके कार्यक्रम विद्यालयों की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय संगठन के समस्त घटकों का समुचित विकास हो सके। पर्यवेक्षक का कार्य उन विद्यालयों का मार्गदर्शन करना है और विद्यालय समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना भी है, जिसके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 86 की हम बात करें, समेकित शिक्षा किसे कहते हैं? तो देखिए आपका ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशुल्क बालक बालिकाओं की शिक्षा सामान्य बच्चों की भांति पूर्ण की जाए, उसे समेकित शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 आपका दिया है, डायट मेंटर कौन होते हैं अथवा डायट मेंटर के दो कार्य लिखिए। तो देखिए आपका आंसर क्या होगा? कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर
शिक्षण संबंधी विद्यालय कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। गाइस एक सेकंड, मैं वाटर सॉरी गाइस थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए। एक्चुअली में गला काफी ज्यादा सूख गया था तो मुझे पानी पीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हम ये पढ़ रहे हैं, सॉरी, डायट माइंडर के 2 कार्य लिखने हैं आपको। देखिए कक्ष में स्वयं पढ़कर सीधे सहायक और मार्गदर्शन बनकर शिक्षण संबंधी निम्नलिखित कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन तथा उनका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात इनके समाधान के लिए उपाय करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, देखिए 2 कार्य क्या होते हैं, खेल गतिविधियों तथा शिक्षण सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं। आपका थर्ड पॉइंट दिया है, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री तथा अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है, समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित करते हैं। फिफ्थ है आपका, बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना जगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य बताइए। एनपीआरसी के प्रमुख कार्य है, न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में कम से कम 2 बार प्रभावी अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट बताया, यह केंद्र पंचायत स्तर पर शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्यानुभवों गतिविधियों का केंद्र होगा। थर्ड है आपका, यह शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन स्थल होगा। क्वेश्चन नंबर 89, खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो देखिए आपका पहला सिद्धांत क्या है, प्रत्येक छात्र को खेल कूद का अवसर देना चाहिए। सेकेंड है आपका, खेल कूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार न होने देना। थर्ड है आपका, प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना। नेक्स्ट है आपका, कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना। फिफ्थ है आपका, खेल कूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 90, लोचका की सिद्धांत क्या है? प्रबंधन एक साधन है न कि साध्य है। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, समय सारणी वास्तव में विद्यालय प्रबंध का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है, अतः यह उचित है कि प्रबंध को लचीला रखा जाए, यही लोच का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 91, प्रबंधन से आपका क्या आशय है? किसी कार्य को संबंधित गाइस सॉरी, इसी वॉइस में कभी कभी हो जाता है, फ्लो में कुछ और बोल दिया जाता है। तो देखिए किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न कराने की प्रक्रिया को ही हम प्रबंधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए आपका क्या कौन कौन सी होती है, आपका श्यामपट्ट होता है, चार्ट होता है, मॉडल होता है, मानचित्र तथा आकृति, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तो देखिए आपका प्रधानाध्यापक हो गया, शिक्षक हो गया, छात्र हो गया, समुदाय हो गया, जिसमें आपका समुदाय में शामिल है ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ और आपका छात्र शिक्षक संघ। क्वेश्चन नंबर 94, प्रभावी शिक्षक के गुण बताइए। प्रभावी शिक्षक के गुण है आपका, एक सफल शिक्षक छात्र प्रेमी होता है तथा वह छात्रों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है। सेकेंड आपका बताया है, शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो देखिए अध्यापक अनुदान राशि का प्रयोग विद्यालय कल्याण समिति अथवा विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है, देखते हैं। बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर खरीदने में, विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु, आवश्यक स्टेशनरी किराया करने में, पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक डस्टर, जिला प्रदेश, देश के नक्शे, ग्लोब तथा दीवार घड़ी खरीदने हेतु, विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे कूड़ादान, झाड़ू, कीटनाशक आदि खरीदने हेतु। नेक्स्ट आपसे आपका कार्य है यूज जो है इसका सॉरी गाइस, विद्यालय सौंदर्यीकरण करने के लिए गमले तथा फूलों की व्यवस्था करने के लिए, और आपका लास्ट पॉइंट दिया है प्रधानाध्यापक कक्ष को सुसज्जित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 96, शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या भूमिका है? तो शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता का विकास किया जाता है।
शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत अधिगम को स्थायित्व प्रदान किया जाता है, क्योंकि अच्छी शिक्षण सामग्री के उपयोग से प्राप्त ज्ञान स्थायी होगा। क्वेश्चन नंबर 97, पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषता होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं: चित्र रंगीन तथा आकर्षक होने चाहिए, पाठ्य वस्तु स्पष्ट बोलचाल की भाषा में हो, बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर हो। 4 पॉइंट आपका बच्चों को अपने सीखने ज्ञान का स्वयं मूल्यांकन के अवसर हो। 5th पॉइंट आपका पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके। और नेक्स्ट आपका पाठ्य वस्तु बच्चों के स्तरानुकूल हो। क्वेश्चन नंबर 98, अध्यापक डायरी से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, अध्यापक की देनदनी बोलते हैं आपकी डायरी को, उसके एक मानचित्र के समान होती है। यह उसकी कार्यों की रूपरेखा प्रदर्शित करती है। इसमें अध्यापक की वार्षिक तथा दैनिक क्रियाओं का वर्णन, शिक्षण विधियां, गृह कार्य आदि का विवरण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102, अच्छे वाचनालय की दो विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, आपका पहला है शानदार भवन तथा साज सज्जा, और सेकंड है आपका परिशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 103, शिक्षक संदर्शिका के कोई दो लाभ लिखिए। तो आपका पहला लाभ है यह शिक्षकों का मार्गदर्शन करती है, दूसरा लाभ है इसके अध्ययन से शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 104, प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नामोल्लेख कीजिए। पहला है विकास का लक्ष्य है, सेकंड है आपका नियोजन के कार्यक्रम, थर्ड है आपका कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, फोर्थ है आपका प्रबंधन के कार्यों का आंकलन करना। क्वेश्चन नंबर 105, पाठ्य से आगामी क्रियाकलापों के 4 उद्देश्य लिखिए। देखिए, आपका पहला उद्देश्य है छात्रों की मूल प्रवृत्ति का शोधन एवं परिमार्जन करना, सेकंड है आपका छात्रों को संपूर्ण सत्र व्यस्त रखना, थर्ड है आपका छात्रों में नागरिक गुणों का विकास करना, फोर्थ है आपका छात्रों में सामाजिक भावना का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 106, मैं पता क्या बोल रही थी अभी बच्चों, 106, ये तो कोई वर्ड ही अलग ही हो जाता आज। डाइट के किन्हीं दो विभागों का नाम उल्लेख कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, सेकंड आपका कार्यानुभव विभाग। नेक्स्ट पर आते हैं, सफल नेतृत्वकर्ता के दो प्रमुख गुण लिखिए। पहला आपका कार्य का विभाजन सहयोग, शिक्षकों की योग्यता एवं रुचि के अनुरूप करना, सेकंड आपका कार्य निर्धारण में निष्पक्ष व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 108, विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं क्या क्या? छात्रों द्वारा विशेष दिवसों पर स्वच्छता अभियान चलाना, सॉरी गाइस, वृक्षारोपण तथा पर्यावरण जन जागरूकता के प्रति रुचि जागृत करना। नेक्स्ट 109 क्वेश्चन आपका क्या है? प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली दो क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, पहला है छात्रों के द्वारा प्रतिदिन की न्यूज दी जाए, सेकंड आपका छात्रों द्वारा प्रतिदिन एक उत्तम विचार प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 110 क्वेश्चन चल रहा है हमारा। एक सेकेंड रुकिएगा गाइस, ये कहाँ पहुंच गए हम? हमारा पेज कहाँ था जल्दी से ना चलेगा। क्वेश्चन नंबर 110 पर आ रहे हैं। सॉरी गाइस, मिल गया हमारा क्वेश्चन, स्लाइड्स आगे पीछे हो गई थी। किन्हीं दो शिक्षण उपकरणों एवं शिक्षण में उनकी महत्ता का उल्लेख कीजिए। देखिए, आपका पहला है श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड। श्यामपट्ट वह शिक्षण उपकरण है जिसकी सहायता से कक्षा कक्ष को जीवंत किया जाता है। यह उपकरण शिक्षा में अति प्राचीन काल से अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर लैपटॉप। आज कंप्यूटर लैपटॉप एक अत्यंत आधुनिक शिक्षण उपकरण बन गया है, जो नई तकनीकी से शिक्षा देने का सबसे सशक्त माध्यम है, जैसे कि मैं आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है? तो देखिए, विज्ञान शिक्षण पर बिना प्रयोगशाला के संभव ही नहीं है। वैज्ञानिक तथ्यों की जांच करके ही तथ्यों के सत्य को जाना जाता है, अतः विज्ञान विषय में प्रयोगशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 112 है, प्राथमिक स्तरीय दो पाठ्य पुस्तकों के नाम लिखिए। तो देखिए, आपका कलरव है और रेनबो है। क्वेश्चन नंबर 113,
मीना मंच के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो देखिए आपका पहला उद्देश्य है बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और सेकंड है आपका बालिकाओं में शिक्षा के प्रति ललक और चेतना का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 114, समय सारणी के दो प्रमुख लाभ लिखिए। पहला है आपका समय सारणी के द्वारा स्कूल में कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, इसका ज्ञान हो जाता है। सेकंड आपका विद्यालय में कितने अध्यापक है, कौन अध्यापक किस विषय को पढ़ाता है, इसका ज्ञान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 115, किन्हीं दो विद्यालय अभिलेखों के नाम व उनका उपयोग बताइए। आपका लॉग बुक क्या है, जैसे आपका लॉग बुक है का क्यों यूज है, देखिए इसके द्वारा विद्यालय विकास के क्रम का ज्ञान होता है। यह एक प्रकार की विद्यालय डायरी है जिसमें तथ्यों का विवरण दिया जाता है, जैसे विद्यालय की विशेष घटनाएं, नवीन पाठ्य पुस्तकों, यंत्र, कोर्स आदि की प्रस्तावना, विद्यालय के कार्य के घंटे, विद्यालय में निरीक्षण हेतु आए अधिकारियों के हस्ताक्षर आदि। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट आपका स्कूल कैलेंडर। यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है। इसमें विद्यालय अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां निश्चित कर दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 116 आपका आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। आपदा प्रबंधन में निवारक एवं संरक्षी उपाय, तैयारी तथा मानवों पर आपदा के प्रभाव को कम करने हेतु राहत कार्यों की व्यवस्था तथा आपदा प्रबल क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक पक्षों को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 117, बाल सरकार का गठन विद्यालयों में क्यों किया जाता है। बाल सरकार का गठन विद्यालयों में छात्रों को सामाजिक जीवन का परिचय देने के लिए किया जाता है। एनसीईआरटी के दो कार्य बताइए। स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों का स्वरूप एवं उनके स्तर को मानक निर्धारित करना। सेकेंड है स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 119, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य नागरिक को यह अधिकार देना है कि वह किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधिकारी से किसी भी सूचना को प्राप्त कर सके जिससे प्रशासन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा मिले, भ्रष्टाचार पर रोक लग सके तथा सरकार और उसके सभी विभाग नागरिकों का प्रति जवाबदेह हो। क्वेश्चन नंबर 120, पर्यवेक्षण का क्या उद्देश्य है। शिक्षकों, छात्रों तथा कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित होना तथा उनका समाधान करना। सेकेंड आपका बताया है विद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में उत्पन्न हुए दोषों का उन्मूलन करना। क्वेश्चन नंबर 121, शिक्षण में उपयोगी किन्हीं दो शिक्षण अधिगम सामग्रियों के नाम व उनके उपयोग बताइए। पहला है चार्ट और दूसरा मॉडल। चार्ट क्या होता है, शिक्षण की प्रभावी सामग्री है जो प्रत्यय को स्पष्ट करने में शिक्षक की बहुत मदद करती है। नेक्स्ट है आपका मॉडल। मॉडल भी प्रभावी शिक्षण अधिगम की सामग्री है। जहां हम नहीं जा पाते उन स्थलों तथा वस्तुओं को मॉडल शिक्षण को जीवंत कर देता है। क्वेश्चन नंबर 122, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS की स्थापना क्यों की गई। मुक्त अध्ययन प्रणाली तथा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से समाज के लाभ से वंचित वर्गों को विद्यालय शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान खोला गया। थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने अब तक एंड तक वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहे हैं। प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।